हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर। जीडीआर, आईडीआर और एडीआर को समझने से पहले हमको ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि 1991 और 1992 से पहले हमारी इंडिया की सिचुएशन क्या थी। 1991 या 1992 से पहले हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं थे, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं था। हमको अगर एक लाइसेंस भी अप्लाई करना होता था तो हम काफी सारी प्रोसेस क्रॉस करते थे। हो सकता था कि वो लाइसेंस हमको 1 साल में मिले या 2 साल के लिए। बिजनेस करना बहुत टेढ़ा था, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बीच में अड़ ही जाता था। इंटरनेशनल लेवल पर भी बिजनेस करना होता था तो बहुत टेढ़ा काम था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो गवर्नमेंट ने देखा कि अपनी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पा रही, हम बहुत एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पा रहे, हम दूसरी कंपनीज के साथ कंपटीशन भी नहीं कर पा रहे। कौन सी कंपनी? जो फॉरेन की कंपनीज हैं। तो हम ज्यादा डेवलपमेंट भी नहीं कर पा रहे। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, 1991 1992 के अंदर आर्थिक सुधार लेकर आए। इंडिया की गवर्नमेंट क्या लेकर आई 1991 में? आर्थिक सुधार, बोले तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फायदा क्या था, टारगेट क्या था? इकोनॉमिक रिफॉर्म का टारगेट था कि हम पहले से भी एफिशिएंट तरीके से काम करें, डेवलप्ड हो जाएं। तो इन सारे टारगेट्स को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंडर में क्या लाया गया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में अगर मैं इसको कहूं तो क्या कह सकते हैं? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फायदा क्या हुआ? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग अब हमारी कंट्री के अंदर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस हट गई। वो रिस्ट्रिक्शंस किसने लगाई हुई थी? गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट की जो आलतू फालतू की रिस्ट्रिक्शंस थी उससे हम फ्री हो गए। जैसे कि लाइसेंस लेने का जो प्रोसेस बहुत लंबा होता था वो छोटा हो गया। बिजनेस करना होता है ना तो बहुत लंबा प्रोसेस हमको फॉलो करना होता था। पर जैसे ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लाइसेंस लेना पहले से और भी ज्यादा इजी हो गया। बिजनेस हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, पैसा बहुत जल्दी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से ज्यादा परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट हुआ है। तो इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर अगर हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर चलते हैं जो हमारे आगे काम आने वाला है दैट इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जैसे ही अप्लाई हुआ, इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए बाहर से पैसा लेना और भी आसान हो गया। अब इंडियन इंडस्ट्रीज बाहर की फॉरेन के लोगों से भी पैसा ले सकते हैं। कैसे? पहले हम अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को सिर्फ इंडिया में ही इशू करते थे। पहले हम अपने शेयर्स और डिवेंचर्स को कहां इशू करते थे? सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। पर अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट ने बोला कि तुम अपने शेयर्स या डिवेंचर्स फॉरेन में भी इशू कर सकते हो। मतलब अब हम फॉरेन से भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब हम कंट्री में तो शेयर्स और डिवेंचर इशू करते ही हैं, पर यही शेयर और डिवेंचर हम दूसरी कंट्रीज में भी इशू कर सकते हैं। पर हमको एक बात समझनी होगी, जब ये शेयर्स और डिवेंचर्स हम अपनी कंट्री में, अपनी इंडिया में इशू करते हैं तो इसको हम शेयर्स या डिवेंचर्स ही बोलते हैं। पर यही शेयर्स और डिबेंचर्स जब हम बाहर की किसी कंट्री में इशू करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूरो इशू। ये बात हमको समझनी होगी। जब हम फॉरेन में इस प्रकार के शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूरो इशू। तो मतलब यूरो इशू की हेल्प से हम इंटरनेशनल फाइनेंस को इंडिया में ला सकते हैं। मतलब जो बाहर की कंट्री से जो पैसा है ना वो हम इंडिया में ला सकते हैं। तो यूरो इशू, इट इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस अब यूरो इशू की हेल्प से इंडिया में आ सकता है। अब हमको यह बात समझनी होगी कि यूरो इशू के अंदर शेयर्स भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं। जब हम यही शेयर्स इंडिया में इशू करते हैं तो हम क्या कहते हैं? शेयर्स। पर यही शेयर्स अगर आप फॉरेन में इशू करोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीडीआर, बोले तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। इसी तरह से यही डिबेंचर्स जो हम इंडिया में इशू करते हैं, यही डिबेंचर अगर आप फॉरेन में इशू करोगे तो इन्हीं डिबेंचर्स को अब आप क्या बोलोगे? एफसीसीबी, बोले तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। बस हमको यही बात ध्यान रखनी है। आपको फिर से बोल रहा हूं, शेयर्स और डिबेंचर्स अगर आपने इंडिया में इशू किए हैं तो उनके नेम्स शेयर्स या डिबेंचर्स ही हैं। यही शेयर्स और डिबेंचर्स अगर आप कंट्री से बाहर इशू करते हो, मतलब फॉरेन के किसी जगह पर इशू कर रहे हो, तो उसको आप जीडीआर और एफसीसीबी का नेम देने वाले हो। तो ये ट्रांजैक्शन हम कहां कर सकते हैं? ये जीडीआर और एडीआर
या आईडीआर या एफसीसीबी आप कहां से खरीद सकते हो? ये आपको सबसे पहले लिस्टेड कराना होता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। कौन से स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर? जो कंट्री से बाहर है, हमारी कंट्री से बाहर है। हमारी कंट्री से बाहर कहां पे? या तो वो यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज होने चाहिए या वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज होने चाहिए। तो इस प्रकार की सिक्योरिटीज को हमें सबसे पहले लिस्टेड कराना होता है। वहां पर लिस्टेड होने के बाद ही आप इन ट्रांजैक्शंस को कर सकते हो। बोले तो सेल या परचेज कर सकते हो जीडीआर का, एडीआर का, ठीक है ना। तो ये लिस्टेड जहां पर होता है, जिस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होता है, रजिस्टर्ड होता है, तो उसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही आप जीडीआर या एफसीसीबी का लेन देन या कह लीजिए सेल परचेज कर सकते हो। अब जिस तरह से यूरो इशू के अंदर जीडीआर है, जिस तरह से यूरो इशू के अंदर जीडीआर है, उसी तरह से यूरो इशू के अंदर हमने एडीआर को भी इंक्लूड किया हुआ है। अब एडीआर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही इशू किया जा सकता है। ये रजिस्टर्ड का होगा, ये रजिस्टर्ड सिर्फ अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पे ही होने वाला है। जबकि जीडीआर के अंदर मैंने आपको बता दिया, जीडीआर तो आप यूरोप या अमेरिका में कहीं पर भी रजिस्टर्ड करा सकते हो। यस, यूरोप या अमेरिका में कहीं पे भी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड करा सकते हो। पर मैं अब आपको बोल रहा हूं एडीआर की बात। एडीआर सिर्फ और सिर्फ आप अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही रजिस्टर्ड करा सकते हो। इसी तरह से यूरो इश्यू के अंदर आईडीआर भी इंक्लूड है। अब आईडीआर क्या है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ये इंडिया वाला डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप इंडिया में ही इशू कर सकते हो। अब हम जीडीआर, एडीआर और आईडीआर के तीनों टॉपिक्स को आगे डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जीडीआर के बारे में। बोले तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स रियलिटी में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम फॉरेन की कैपिटल को कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब फॉरेन का पैसा हम चाहें तो इंडिया में ला सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट, ये जीडीआर हम यूएस डॉलर में इशू करते हैं। जैसे हम अपने शेयर या डिबेंचर्स इंडिया में सेल करते हैं ना रुपीज में, वैसे ही जीडीआर को हम कैसे इशू करते हैं? यूएस डॉलर में। मतलब जो भी पर्सन जीडीआर को परचेज करेगा वो उसके बदले में हमको क्या देने वाला है? डॉलर देने वाला है। तो डेफिनेटली जीडीआर हमें हेल्प करता है फॉरेन की कैपिटल कलेक्ट करने में। तो यहां पर सबसे समझने वाली बात यह है कि जीडीआर को अगर आपने सेल करना है या परचेज करना है तो वो कहां से होगा? जहां पर भी जीडीआर को हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है। जिस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, फॉरेन के जिस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमने जीडीआर को रजिस्टर्ड किया हुआ है, बोले तो लिस्टेड किया हुआ है, उसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप सेल या परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ हो सकता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जीडीआर इशू किए हुए हैं, तो वो लिस्टेड कहां पे हैं? वो लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर। तो अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के जीडीआर को परचेज करना है तो आपको इसका सेल और परचेज कहां से करना होगा? सिर्फ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही करना होगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जीडीआर को अगर आपने सेल या परचेज करना है तो वो एक पार्टिकुलर फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपको रजिस्टर्ड मिलेगा, तो उसी के थ्रू आप इसको सेल या परचेज कर सकते हो। अब हम जीडीआर के कुछ फीचर्स स्टडी कर लेते हैं। फीचर नंबर 1, जो मैं आपको पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि जीडीआर को आप लिस्टेड कहां करा सकते हो? अमेरिकन या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज पर। दूसरा पॉइंट फीचर का क्या है? जो एक जीडीआर है वो एक से ज्यादा शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, 1 जीडीआर इज इक्वल टू 2 शेयर्स। मतलब एक जीडीआर के अंदर एक से ज्यादा शेयर्स हो सकते हैं। बुक में एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि 1 जीडीआर इज इक्वल टू 2 शेयर्स। आगे वाली बात क्या कहते हैं? थर्ड फीचर क्या है? जीडीआर को जिसने भी होल्ड किया हुआ है, मतलब जीडीआर होल्डर जो भी है, वो जब भी चाहे अपने जीडीआर को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है। चौथा पॉइंट, जीडीआर का जो होल्डर है, जिसने भी जीडीआर परचेज किया हुआ है, उसको कंपनी की मीटिंग्स में वोट देने का राइट नहीं है, पर शेयर होल्डर्स वोट दे सकते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जीडीआर जिस पर्सन ने परचेज किया हुआ है वो कंपनी की मीटिंग में वोट नहीं दे सकता, पर एक शेयर होल्डर कंपनी की मीटिंग्स में वोट दे सकता है। जीडीआर के ऊपर वैसे ही डिविडेंड मिलता है जैसे शेयर होल्डर्स को मिलता है, मतलब लाभों में से हिस्सा, प्रॉफिट में से हिस्सा
जिस तरह से शेयर होल्डर को मिलता है वैसे ही जीडीआर वाले होल्डर को दिया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जीडीआर जो इशू किए जाते हैं वो डॉलर में ही इशू किए जाते हैं। ये हुए हमारे फीचर्स। अब हम ये जान लेते हैं कि जीडीआर को इशू करने का प्रोसेस क्या होगा। पॉइंट नंबर 1, जो भी कंपनी जीडीआर इशू करना चाहती है वो कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स को डीसीबी को हैंडओवर कर देगी, बोले तो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को हैंडओवर कर देगी कि भाई आप हमारे शेयर्स रखो। अब डीसीबी क्या करने वाला है, फॉरेन के अंदर किसी भी लोकेटेड ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को ये रिक्वेस्ट करेगा कि जो मेरे पास शेयर्स आए हैं आप उनको जीडीआर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये क्या करेगा, उन शेयर्स को जीडीआर में कन्वर्ट कर देगा। जीडीआर में जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएंगे हम फॉरेन के इन्वेस्टर्स को ये जीडीआर अब सेल कर सकते हैं। तो सिंपल से 4 पॉइंट हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने शेयर्स को हैंडओवर किया। फिर इसने क्या की, रिक्वेस्ट की कि आप शेयर्स को जीडीआर में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर इन्होंने जीडीआर में कन्वर्ट कर दिया। फिर फोर्थ पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया, ये फॉरेन के इन्वेस्टर्स को इशू कर दिए। तो ये था हमारा जीडीआर को इशू करने का प्रोसेस। अब हम ये भी जान लेते हैं कि जीडीआर के एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस के अंदर, बेनिफिट्स के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि जीडीआर की हेल्प से हमें फॉरेन कैपिटल कलेक्ट करनी बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि पहले तो हम अपने शेयर्स और डिबेंचर सिर्फ और सिर्फ कहां सेल कर रहे थे, इंडिया में, पर अब तो जीडीआर की हेल्प से हम फॉरेन की कैपिटल भी इंडिया के अंदर ला सकते हैं। तो ये पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, इससे हमारी लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है। क्योंकि पहले हमारे पास पैसा सिर्फ हमारी कंट्री से आ रहा था, अब तो पैसा हम बाहर की कंट्री से भी आने वाला है। बाहर की कंट्री को अगर मुझे पेमेंट करनी है तो वो भी मैं यूएस डॉलर में आसानी से कर सकता हूं, क्योंकि बाहर की कंट्री से जो भी ट्रांजैक्शन हम मोस्टली करते हैं किसमें करते हैं, डॉलर में। तो डॉलर के अंदर पेमेंट करनी और भी आसान हो जाएगा। तो मतलब लिक्विडिटी हमारी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 3, हमारी कंपनी की गुडविल बढ़ जाती है। क्योंकि जो कंपनी पहले इंडिया में ही शेयर्स और डिबेंचर इशू कर रही थी, अब उसने क्या किया, फॉरेन के अंदर अपने जीडीआर सेल कर दिए। जीडीआर बोले तो शेयर्स या डिबेंचर्स। तो डेफिनेटली हमारी कंपनीज की गुडविल भी इंक्रीज होने वाली है। पॉइंट नंबर 4, बेनिफिट का, लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट। जो भी कंपनी जीडीआर सेल करती है उनके इशू करने के एक्सपेंसेस बहुत कम आते हैं। क्योंकि जब भी हम अपनी कंट्री के अंदर शेयर या डिबेंचर सेल करते हैं ना, तो हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है इशू करने की। तो जीडीआर इशू करना इतना आसान भी नहीं है। जो भी कंपनी जीडीआर इशू करेगी उसकी गुडविल पहले नंबर तो अच्छी होने वाली है। अब जिस कंपनी की गुडविल अच्छी है, आप उसके शेयर या डिबेंचर्स जैसे ही सेल करने के लिए निकालोगे, इशू करोगे, लोग वैसे ही खरीदने के लिए आपको रेडी मिलेंगे। तो फ्लोटिंग कॉस्ट जो होती है ना वो बहुत कम आती है, मिनिमम पे मिनिमम होती है। फिर बेटर शेयर प्राइस। जो भी कंपनी जीडीआर इशू करती है उनके शेयर्स के प्राइसेस अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि फॉरेन से पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी कंपनी की गुडविल अच्छी होती है तो शेयर्स के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, स्कैटर्ड शेयर होल्डर्स। जीडीआर जैसे ही हम इशू करते हैं उससे शेयर होल्डर्स जो कि अपनी डोमेस्टिक कंट्रीज में ही पैसा लगा पा रहे थे, अब दूसरी कंपनीज के जीडीआर, दूसरी कंट्रीज के भी जीडीआर बहुत आसानी से परचेज कर पाएंगे। सोचकर देखिए, पहले आप चार दीवारी में रहकर ही काम करते थे, अब आप क्या कर पा रहे हो, उन बाउंड्रीज को क्रॉस कर पा रहे हो। तो यही बेनिफिट शेयर होल्डर्स को मिलता है। जो शेयर होल्डर्स सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर ही पैसा लगाते थे, अब फॉरेन की कंपनीज में भी पैसा लगा पाएंगे। इससे जीडीआर इशू करने वाली कंपनी को भी फायदा हो गया। एक तो हमारे पास पैसा आ गया, दूसरा वर्ल्ड लेवल पर हमारा नाम भी हो गया। तो इससे कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को भी फायदा है और कंपनीज को भी अल्टीमेटली फायदा है। तो ये था हमारा जीडीआर का टॉपिक, जिसमें हमने ये साथ साथ देख लिया है कि जीडीआर क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसका इशू करने का प्रोसेस क्या है और जीडीआर इशू करने के क्या एडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं एडीआर के बारे में। एडीआर बोले तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ये रियलिटी में एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। इशू कौन कर सकता है, नॉन यूएस कंपनीज। इशू किसको किया जाता है, अमेरिकन्स को। मतलब कोई भी अमेरिका की कंपनी एडीआर इशू नहीं कर सकती। अमेरिका से बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं वो एडीआर को इशू कर सकती हैं, पर इशू भी किसको करना है, हमने अमेरिकन्स को करना है, अमेरिका के लोगों को करना है, ताकि वो लोग एडीआर खरीद लें और हमें पैसा दे दें। तो बात करते हैं इसका हमें सेल परचेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ये एडीआर रजिस्टर्ड कहां होते हैं। ये रजिस्टर्ड होते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही हम इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का सेल या परचेज कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि जो भी कंपनी एडीआर सेल करना चाहती है, इशू करना चाहती है, उसको इशू करने का क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो स्टेप नंबर 1, वो इशू करने वाली कंपनी सबसे पहले डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को अपने शेयर्स हैंडओवर करने वाली है। हैंडओवर करने के बाद ये डीसीबी क्या करेगा, किसी अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक को रिक्वेस्ट करने वाला है कि भाई शेयर्स को आप क्या कीजिए, एडीआर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब ये एडीआर में कन्वर्ट कर देगा तो अब हम इस प्रकार के एडीआरस को फॉरेन के इन्वेस्टर्स को, बोले तो अमेरिकन इन्वेस्टर्स को इशू कर सकते हैं। तो 4 ही स्टेप हैं, 4 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट कि जो भी कंपनी एडीआर इशू करना चाहती है वो अपने शेयर्स को क्या करेगी, डीसीबी को हैंडओवर करने वाली है। डीसीबी को हैंडओवर करने के बाद वो क्या करने वाले हैं, एडीबी को रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि भाई शेयर्स को आप एडीआर में कन्वर्ट कर दीजिए। एडीआर में जैसे ही कन्वर्ट हो जाते हैं वो हम इशू कर सकते हैं, किसको, अमेरिकन के इन्वेस्टर्स को। ये था हमारा इशू करने का प्रोसेस। अब हम ये जान लेते हैं कि एडीआरस के क्या फीचर्स हैं। फीचर नंबर 1 जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस प्रकार के एडीआरस का अगर आपने सेल या परचेज करना है तो कहां से करोगे आप, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से ही कर सकते हो। दूसरी बात हमको ये देखनी होगी कि जो एक एडीआर की जो वैल्यू होती है वो एक शेयर से ज्यादा होती है, एक शेयर से ज्यादा होती है, जैसे हमने जीडीआर में देखी थी। फॉर एग्जांपल 1 एडीआर इज इक्वल टू 2 शेयर्स। पॉइंट नंबर 3, जो तीसरा फीचर है, एडीआर का जो भी होल्डर है वो अपने एडीआर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, एडीआर का जो होल्डर है कंपनी की मीटिंग में वोट नहीं दे सकता, वोटिंग राइट उसको नहीं होता। पॉइंट नंबर 5, जिस तरह से शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है उसी तरह से एडीआर के होल्डर को भी डिविडेंड मिलने वाला है। जिस तरह से शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलते हैं वैसी तरह से ही एडीआर को भी डिविडेंड मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 6, एडीआर को यूएस डॉलर में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं कि एडीआर के क्या एडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस वैसे ही हैं जैसे जीडीआर के एडवांटेजेस हैं। पॉइंट नंबर 1, एडवांटेजेस का पॉइंट नंबर 1 क्या है, इससे हमारी फॉरेन की कैपिटल इंक्रीज होने वाली है, हमारी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, हमारी कंपनी की गुडविल बढ़ने वाली है, फ्लोटिंग कॉस्ट बहुत कम आती है, शेयर्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है और शेयर होल्डर्स का फैलाव भी बढ़ जाता है। पहले जो शेयर होल्डर सिर्फ अपनी कंट्री में ही पैसा लगाते थे वो अब बाहर की किसी कंट्री के शेयर से डिबेंचर्स को खरीद सकते हैं। तो ये था हमारा एडीआर का टॉपिक। कंप्लीट चैप्टर या वीडियो का लिंक और दूसरी जो भी प्लेलिस्ट है उन सब के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।